नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफल लॉन्च हुआ विक्रम-1। स्पेस में भारत के निजी क्षेत्र ने भरी कामयाबी की उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को टेलीफोन पर दी बधाई। तीन देशों के दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी महामहिम। व्यापार और आपसी सहयोग को मिलेगी नई रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन आज। गुमागाछ बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों के साथ की मुलाकात। 47 करोड़ की लागत से कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात। रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पहाड़ पर पर्यटन और व्यापार को मिलेगी नई ऊंचाई। सप्ताह में 2 दिन चलेगी ट्रेन। और राम मंदिर चढ़ावा गबन केस में टिन्नू यादव और मनीष यादव के पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू। एसओजी कार्यालय में पूछताछ। पुलिस को 39 घंटे की मिली है रिमांड। तो आपको बता दें कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने आज श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से विक्रम-1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया और इस मिशन का नाम मिशन आगमन रखा गया है। रॉकेट ने दोपहर करीब 12:05 पर उड़ान भरी। मिशन नियंत्रण केंद्र में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन और विक्रम-1 का निर्माण करने वाली निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के वैज्ञानिक मिशन की प्रगति पर नजर बनाए रहे। विक्रम-1 23 मीटर ऊंचा मल्टी स्टेज रॉकेट है जो कि 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये एक 4 चरणों वाला रॉकेट है जिसके पहले 3 चरणों में ठोस ईंधन और चौथे चरण में दोबारा चालू होने वाला लिक्विड फ्यूल इंजन लगा हुआ है। इसमें स्काई रूट द्वारा खुद विकसित 3D प्रिंटेड इंजन और क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। 18 नवंबर 2022 को स्काई रूट ने श्रीहरिकोटा से प्रारंभ मिशन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-S लॉन्च किया था। ये लगभग 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा था। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में आज एक नया अध्याय, एक नया इतिहास जुड़ गया है और इस उपलब्धि पर इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक सफलता बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही प्रयास में मिली ये कामयाबी पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। Today achievement is a great achievement for the Indian space sector. And we have to really thank our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, for his visionary leadership and direction for taking the space program to much greater heights. The Skyroot Aerospace System started just 8 years back and developing a orbiter launcher and making a successful mission in the first attempt. It's really a great achievement, great satisfaction for everyone of our country. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को टेलीफोन पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, मैंने स्काई रूट एरोस्पेस की टीम से बात की और उन्हें विक्रम-1 के सफल लॉन्च पर बधाई दी। ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक अहम क्षण है। अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी नए आयाम खोल रही है और नवाचार को गति दे रही है।
ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को बड़े सपने देखने और निडर होकर नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया है। उन्होंने कहा है कि इस उपलब्धि का सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने स्पेस सेक्टर को निजी भागीदारी के लिए खोलने का साहसिक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि इसी निर्णय से देश में स्पेस इकोनॉमी और स्पेस स्टार्टअप्स को नई रफ्तार मिली और स्काईरूट जैसी यूनिकॉर्न कंपनी उभर कर सामने आई। Over the last 5 or 6 years, ever since the new space reforms were brought in by Prime Minister Modi, from just a modest economy, we are today more than $9 billion space economy, hoping to be 40-45 billion in less than a decade. And I can say with all the confidence in my command that today's successful launch is a reiteration of India's grand entry as a global player in the highly competitive arena of space economy. And now for India, sky is no longer the limit. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा पर रहेंगी और इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रोमानिया, मोल्दोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया का दौरा करेंगे। यात्रा से पहले संवाददाता शबीर डार ने रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार मोहपात्रा से खास बात की है। बातचीत के दौरान उन्होंने भारत और इन देशों के बीच मजबूत होते राजनयिक संबंधों, व्यापार, संस्कृति और आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ईस्टर्न यूरोप के 3 देशों का महत्वपूर्ण दौरा कर रही है, जिसमें रोमानिया है, मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया के एम्बेसडर जो रोमानिया और मोल्डोवा के हैं, डॉक्टर मनोज कुमार मोहपात्रा। एम्बेसडर साहब, आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि ये जो दौरा हो रहा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, ये कितना महत्वपूर्ण है और इससे बायलैटरल रिलेशंस जो इंडिया रोमानिया और इंडिया मोल्डोवा के हैं वो कितनी स्ट्रेंथन होंगी? ये महत्वपूर्ण इसीलिए है कि जो कंपोनेंट हम चाहते हैं हमारा वो सारे वही कंपोनेंट उसमें है। संपूर्ण विजिट हो रहा है। ये बिजनेस कंपोनेंट भी है, कम्युनिटी का कंपोनेंट भी है, पार्लियामेंट कंपोनेंट भी है एंड लीडरशिप का जो एंगेजमेंट है, नया कैसे आइडिया जो होगा। एंड इस दौरान भी हम जो कर रहे हैं जो पीपल टू पीपल कनेक्शन को जो स्ट्रेंथन करने के लिए मोल्डोवा में हमारा लगभग 1800 का 1900 का आसपास में जो इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर हायर स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर मेडिसिन और वेटरनरी साइंस में कर रहे हैं। जो पीपल टू पीपल कनेक्शन जो हो रहा है, हम चाहते हैं कि और उसका आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट भी इंडिया में आए। अभी इंडिया के स्टूडेंट काफ़ी आदमी गए थे योगा एंड आयुर्वेद को पढ़ने के लिए। हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारा कंपनी जो इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, whether health sector, agriculture sector, education sector or any sector that we are talking about, artificial intelligence का जहाँ पर यूज हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा कंपनीज यहाँ पर भी यूज करें। एंड डिफेंस एक नया है। जब हमने खुद आत्मनिर्भर बन गए, डिफेंस का इक्विपमेंट्स हम खुद हमारे लिए मैन्युफैक्चर करें, हमारा कंपनीज दे वांट टू कम हियर, वहाँ पर आने के वहाँ पर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। भारत के जो बायलैटरल रिलेशन है इन कंट्रीज़ के साथ और यहाँ पे किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देशवासियों को मिल रही है, तो इन सब चीज़ों पे बात हुई एम्बेसडर साहब के साथ, कैमरामैन पुत सिंह नेगी के साथ। मैं शबीर डार, DD न्यूज़, मोल्डोवा। और उत्तराखंड के 2 प्रमुख क्षेत्रों कुमाऊं और गढ़वाल के बीच कनेक्टिविटी को एक नई दिशा देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन, आपको बता दें कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करती है, जिससे दोनों अंचलों के बीच की दूरी तय करना बेहद आसान हो गया है। इस ट्रेन के शुरू होने से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ साथ कुमाऊं और गढ़वाल के बीच की यात्रा करने वाले स्थानीय लोगों, छात्रों और व्यापारियों के लिए आवागमन आसान हो जाएगा। ये ट्रेन फिलहाल हफ्ते में 2 दिन संचालित की जाएगी। कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के 2 बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है। ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है।
और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे। देश के लिए अपनी जान देने वालों की बहादुरी का सम्मान करते हुए भारतीय रेलवे ने कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन कठुआ कर दिया है। आपको बता दें कि कैप्टन सुनील चौधरी ने 27 साल की उम्र में ड्यूटी के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था और उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की कि कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन कठुआ कर दिया गया है। सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परिवार और स्थानीय लोगों की इस मांग को रेल मंत्री के सामने रखा था और इस आदेश के साथ ही ये मांग पूरी हो गई है। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान दूसरे दिन उन्होंने सिलीगुड़ी स्थित गुमागाच बॉर्डर आउटपोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 77 करोड़ 6 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ साथ बॉर्डर फेंसिंग की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, वॉच टावर का दौरा किया, पौधारोपण किया और जवानों के साथ हाई टी में भी वो शामिल हुए। अमित शाह का ये दौरा सीमा सुरक्षा, नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा, कानून व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रणाली और भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के उपायों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ये दौरा पश्चिम बंगाल की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और भविष्य की रणनीतिक चुनौतियों को लेकर केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं को भी रेखांकित करता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि पेंशन से जुड़े कानूनी मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे की दिशा में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से पेंशन लिटिगेशन पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पेंशन संबंधी
संबंधी विवादों को कम करना, नियमों के एक रूप क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और पेंशन भोगियों को समयबद्ध न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय से अनावश्यक मुकदमों में कमी आएगी और पेंशन मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। कार्यशाला में पेंशन संबंधी विवादों के प्रमुख कारणों, उनके समाधान और भविष्य में मुकदमेबाजी को कम करने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों और पैनल वकीलों ने भाग लिया। We have tried to bring in reforms which are compatible with the contemporary trends. And I think that is also inadvertently one step towards reducing this conflict. कानून कुछ ऐसे हैं जो अंग्रेजों के वक्त के बने हैं, which have a feudal legacy, colonial legacy. The objective was different. कि मर गया तो छोड़ो, पैसे बचाओ for the empire. But we are a welfare state, and department is pensioners welfare. ये कानून सोया पड़ा था, किसी ने इसको देखा ही नहीं था. I am glad and proud that we had the insight to change this. और नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 पर रिपोर्ट जारी की है। विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के उद्देश्य से तैयार इस रिपोर्ट में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 8 मुख्य पैमानों पर आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात निवेश आकर्षित करने में देश का सबसे बेहतरीन राज्य बनकर उभरा है और इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा का स्थान है। राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 4 श्रेणियों में टॉप परफॉर्मर्स, फ्रंट रनर्स, इमर्जिंग परफॉर्मर्स और एस्पायरिंग स्टेट्स में वर्गीकृत किया गया है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मॉनसून सत्र की। तो संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक बंगाल से भाजपा के टिकट पर निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर ने कल शाम राज्य विधानसभा में तीनों को निर्विरोध निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और कई विधायक उपस्थित थे। उपचुनाव में तीनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत के बाद बंगाल से राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। फिलहाल बंगाल से राज्यसभा में भाजपा के 2 सदस्य प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद तीनों ने पिछले महीने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी भी छोड़ दी थी। इस्तीफे के करीब 1 महीने बाद तीनों गत 9 जुलाई को कोलकाता में भाजपा में शामिल हो गए थे। पार्टी में शामिल होने के कुछ ही घंटों के बाद भाजपा ने उसी दिन तीनों को उनके इस्तीफे के चलते बंगाल से खाली हुई राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया था। और आपको बता दें कि देश की पहली मेक इन इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन के साथ भारत ने स्वदेशी हरित ऊर्जा तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस खास ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन का उत्पादन, शुद्धिकरण, भंडारण और फ्यूलिंग पूरी तरह से देश में विकसित प्लांट द्वारा किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं इस अत्याधुनिक हाइड्रोजन प्लांट की पूरी प्रक्रिया पर संवाददाता निशांत राय की ये खास रिपोर्ट। मेक इन इंडिया वाली हाइड्रोजन ट्रेन का फ्यूल हाइड्रोजन भी मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया जा रहा है। जिंद में ही हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है और उस प्लांट में इस समय हम मौजूद हैं। आपको एक बार प्रक्रिया समझाते हैं किस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन बनाई जा रही है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये आरओ प्लांट है जहाँ पर पानी को प्योर करने का काम किया जा रहा है और पानी को 2 हिस्सों में यहाँ पर बांट दिया जाता है। एक तरफ वेस्ट वाटर, दूसरी तरफ प्रोडक्ट वाटर और यहाँ पर
वेस्ट वाटर जो है वो फायर फाइटिंग या तमाम इस्तेमालों के लिए भेज दिया जाता है और जो प्रोडक्ट वाटर है इसको इलेक्ट्रोलाइजर में भेजा जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइजर है और यहीं पर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जहां पर इलेक्ट्रोलाइजर इलेक्ट्रोसिस करके जो है H2O को अलग करता है। यहाँ से ऑक्सीजन बनती है इसके भीतर और ये ऑक्सीजन यहाँ से आगे की ओर जाती है जो कि सिलेंडर्स में भरी जाती है। इलेक्ट्रोलाइजर में जब H2O इलेक्ट्रोसिस हो जाता है यानी कि H2 अलग हो जाता है, गैस की फॉर्म में वो इन तमाम सिलेंडर्स में पहुंचता है और यही सिलेंडर हैं जो कि ट्रेन के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पर गैस जो है गैस को इन सिलेंडर्स में भरा जाता है, इनके माध्यम से डिस्पेंसर में जो है वो गैस भेजी जाती है और हाइड्रोजन का डिस्पेंसर, इसके माध्यम से हाइड्रोजन जो है गाड़ियों में नहीं बल्कि रेलगाड़ी में डाली जा रही है जिसके माध्यम से दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। ये वही डिस्पेंसर है जो ट्रेन में 27 सिलेंडर लगाए गए हैं, इसी के माध्यम से उनमें गैस भरी जाएगी। मेक इन इंडिया का ये नया उदाहरण है कि ट्रेन भी मेक इन इंडिया, गैस भी मेक इन इंडिया। इसी के चलते यात्रियों को बहुत कम किराए में भारत सरकार और भारतीय रेलवे ये सहूलियत दिला पा रही है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि विकसित भारत के संकल्प में हाइड्रोजन ट्रेन और ये हाइड्रोजन प्लांट एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये उनकी भूख हड़ताल का 21वां दिन था। लंबे समय से जारी उपवास के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ा, जिसके बाद उन्हें तत्काल चिकित्सा निगरानी में ले जाया गया। वहीं अस्पताल की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर चारू बाम्बा ने बताया कि वांगचुक को उपवास के कारण हल्की कमजोरी और डिहाइड्रेशन है, लेकिन उनके सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक फिलहाल स्थिर हैं। शुरुआती उपचार इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में किया गया, जिसके बाद उन्हें मेडिसिन विभाग में भर्ती करा दिया गया है। सोनम वांगचुक हमारे अस्पताल में आए थे आज सुबह लगभग 7:40 पे। उनके हमने सारे वाइटल मॉनिटरिंग चल रही है, उनके ब्लड टेस्ट हुए हैं, उसमें ये दिख रहा है कि थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उसके लिए हम रिक्विजिट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वे बिल्कुल अलर्ट है और वाइटल्स उनके स्टेबल। और अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के खुलासे के बाद पंजाब पुलिस ने अपने ही इंस्पेक्टर पर एक्शन लिया है। टांडा के पूर्व SHO गुरिंदरजीत सिंह नागरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। FBI का आरोप है कि वो गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथ मिलकर अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के परिवारों को रंगदारी के लिए निशाना बनाने वाले नेटवर्क का हिस्सा थे। विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों के बाद पंजाब पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ये वही अधिकारी है जिनका नाम कुछ समय पहले अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने एक कथित 4 करोड़ की रंगदारी से जुड़े मामले में लिया था। बात करें राम मंदिर चढ़ावा घोटाले मामले की, तो इस मामले में आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू हो चुकी है और पुलिस दोनों आरोपियों को आज सुबह करीब 8:40 पर जिला कारागार से लेकर पुलिस लाइन पहुंची, जहां पर दोनों का मेडिकल चेकअप कराया गया। मेडिकल जांच के बाद दोनों आरोपियों से SOG कार्यालय ले जाकर पूछताछ होनी है। पुलिस को अदालत से दोनों की 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है और इस दौरान पुलिस कई अहम बिंदुओं पर आरोपियों से जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। पूछताछ के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को उन संभावित स्थानों पर भी ले जा सकती है जहां पर कथित तौर पर पैसों के लेन देन और बंटवारे की गतिविधियां हुई थी। पुलिस इस मामले में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनियों से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर सकती है। जांच के दौरान पुलिस आरोपियों के घर, हॉस्टल और अन्य ठिकानों पर भी जा सकती है। पुलिस को आशंका है कि इन स्थानों से नकदी, आभूषण या फिर अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए जा सकते हैं। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान जांच एजेंसी ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि कथित घोटाले से जुड़े पैसों का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया और इसमें कौन-कौन अन्य लोग शामिल हैं। मामले में पुलिस पहले ही वित्तीय लेन देन और संपत्तियों और आरोपियों के संपर्क की जांच कर रही है। अब रिमांड अवधि में पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बात करें खेल की, तो फीफा विश्व कप 2026 में आज देर रात फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें तीसरे स्थान के लिए आमने सामने होंगी।
मियामी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमें सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन करना चाहेंगी। फ्रांस को अंतिम 4 में स्पेन से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इंग्लैंड को अर्जेंटीना के खिलाफ मैच में 1-2 से हार मिली थी। दोनों टीमों के पास अनुभवी खिलाड़ियों की मजबूत टीम है और ऐसे में कांस्य पदक के लिए होने वाले इस मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है। और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने जापान ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम 4 में खेले गए रोमांचक मैच में पीवी सिंधु चीन की चेन युफुई को 21-19, 15-10 के अंतर से हराया। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना जापान की नोजोमी ओकुहारा से होना था। हालांकि नोजोमी ओकुहारा ने इस मुकाबले में नहीं उतरने का फैसला किया, जिसके कारण सिंधु को वॉक ओवर मिल गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। नमस्कार।